मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इफ A vector is equal to B vector plus C vector, then is it true that A vector का मैग्नीट्यूड is equal to B vector का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो पूछ रहे हैं कि अगर एक तरफ हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मतलब अगर मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा है, तो क्या इधर वाले का मैग्नीट्यूड भी इधर वाले के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा? ठीक है। अच्छा, अगर पूरा मैग्नीट्यूड की बात करी होती तब तो मैं बोल देता कि हाँ इक्वल है, लेकिन क्या है कि अलग अलग बोल रहे हैं कि अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वल नहीं होगा। इसका रीजन देखिएगा कैसे, इसका करेक्ट रीजन क्या है, हम इसमें क्या करेंगे देखिएगा। जैसे इधर दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक चीज तो दिखाई दे गई कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे नहीं होगा वो जस्टिफाई करना है। तो वो देखिएगा किस तरीके से होगा। इसमें हम ये कहेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बेटा जब भी स्क्वायरिंग होता है दोनों तरफ, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने का मतलब, वेक्टर्स में स्क्वायर करने का मतलब ये है कि आप दोनों तरफ जो नंबर्स हैं उनको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई आपको करना है, तो ए वेक्टर को ए वेक्टर से जो आप मल्टीप्लाई करते हैं वो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो जब भी स्क्वायरिंग करी जाती है तो डॉट प्रोडक्ट करा जाता है, याद रखिएगा, जब भी स्क्वायरिंग करी जाती है तो डॉट प्रोडक्ट करा जाता है। तो ये हो गया इधर भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सिमिलरली इस तरफ हो गया बेटा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब हम जानते हैं, वेक्टर का वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, और जब इसका इसके साथ करेंगे तो यहां से भी मैं क्या कह सकता हूं कि ये हमारा ये हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप चाहो तो आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो। एक्सपेंड करके कैसे देखेंगे कि भाई बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, ये इस तरीके से बन जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसको मैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ही बोल देता हूं, प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर लिख दो सीधा सीधा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दो, और ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये क्या हो गया सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं सीधा सीधा ये भी ना बोलूं, अगर मैं कहूं कि नहीं मैं तो उसको डॉट प्रोडक्ट करके ही एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, ऐसे ना भी लिखें तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस आप लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर का मॉड इनटू सी वेक्टर का मॉड प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये था ही। ठीक है, और फिर क्या करिए, ये आपने जबरदस्ती ऐड करा है तो इसको जबरदस्ती सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, समझ गए मैग्नीट्यूड इसका ये। तो अगर इन केस ऐसा भी है कि ये दोनों इक्वल नहीं भी आते
कई ज़्यादातर ये वैसे इक्वली रहते हैं, पर हम ये कहते हैं कि नहीं हम उसको नहीं लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड प्लस सी वेक्टर का मॉड और इनका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर का मॉड इंटू सी वेक्टर का मॉड। ये हो गया। तो अगर अब हम स्क्वायर रूट भी ले लें तो भी हमारे पास इट इंप्लाइज दैट ए वेक्टर का मॉड इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड प्लस सी वेक्टर का मॉड। समझ में आ गया? बस इतना लिख देंगे, सफिशिएंट है। बताइए, क्लियर है? यस सर। ऐश्वर्या? ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस का कोई डाउट हो तो पहले वो बताओ। सर 11th वाले में करना क्या है? बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर 1/√3, 1/√3, 1/√3। इसमें क्या बताना है? देखिए क्वेश्चन 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बोला शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, अ वेक्टर which is equally inclined to the axes OX, OY and OZ means that मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो इक्वल एंगल बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब कोई भी एक वेक्टर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको मैं बोलता हूँ अल्फा। वो वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको मैं बोलता हूँ बीटा। वो जो z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको मैं बोलता हूँ गामा। तो इसका मतलब क्या है? इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब है कि आपको तीनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। इट मींस दैट alpha is equal to beta is equal to gamma. It implies that cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma. ठीक है। अच्छा, ये जो cos alpha है बेटा ये क्या होता है? L। ये जो cos beta है ये क्या होता है? M। और ये जो cos gamma है ये क्या होता है? N। तो L, M और N इसकी वैल्यू है हमारी, और ये L, M और N तीनों के तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं, अच्छा इन्होंने पूछा गया हमसे कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड। तो हम ये कहते हैं कि ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा क्या हो गए? ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए उस वेक्टर के जो कि x, y और z एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लिनेशन पर है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि एक रिलेशन होता है तीनों वेक्टर्स में, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस में। सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब ये तीनों के तीनों का स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और जब ये तीनों ही इक्वल है तो आप क्या करिए, इसको तो cos स्क्वायर अल्फा ही रहने दो, इसको भी cos स्क्वायर अल्फा लिख दो और इसको भी cos स्क्वायर अल्फा लिख दीजिए, तो तीनों 1 के इक्वल हो गए। तो तीनों सेम चीज है ना, तो मान लीजिए x प्लस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। 3 इधर चला जाएगा तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। It implies that cos alpha is equal to 1/√3।
और जब cos अल्फा 1/√3 है तो इसका मतलब क्या होगा कि cos बीटा भी 1/√3 और cos गामा भी 1/√3 है। उन्होंने यही चीज हमसे पूछी थी कि आप डायरेक्शन कोसाइंस बताइए एक ऐसा वेक्टर जो कि तीनों एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो यही होंगे तीनों 1/√3 1/√3 1/√3। समझ गए मेरी बात? यस सर। चलिए जी सॉरी। अच्छा और बताइए इसके अलावा किसी बच्चे ने भी प्रैक्टिस करी हो, मिसलेनियस ट्राई करी हो, कोई डाउट हो तो बताओ। सभी 12 में भी हुए थे। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा इसके बाद आप ये देखो कि मैंने शायद लास्ट में आपको एक एग्जांपल करवाया था, 27 कर लिया था शायद, 27 28 भी कर लिया था, 26 27 28 28 नहीं करा था। 28 देख लो हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 28 देखते हैं। अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 28। एग्जांपल 28 में देखिएगा क्या है। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। हर एक वेक्टर बाकी के दो वेक्टर्स के सम पर परपेंडिकुलर है। तो क्या दे रखा है, गिवन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है कितना 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है 5। ठीक है, ये दे रखा है। और क्या दिया है कि हर एक वेक्टर जो है बाकी के दोनों वेक्टर्स पर क्या है, बाकी के दोनों वेक्टर्स के सम पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे ही बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालता हूं सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ तो बेटा वो भी 0, और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ तो वो भी 0। आप शायद समझ गए होंगे, अगर एक वेक्टर बाकी के दो वेक्टर्स के सम पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। इसी तरह से बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर? यस सर। बाकी बच्चे बताएं भाई, अक्षत, आर्यन, अस्मी, दृष्टि, एकांश, यस सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, सचिका, श्रुति, प्रियांशु, कनिष्का, यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं हमसे कि आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को लीजिए और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के ही साथ। क्यों? क्योंकि इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब ही ये है कि जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। एक तरफ तो मैं जानता हूं कि इसके डॉट प्रोडक्ट से इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। इट इंप्लाइज दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहां से क्या होगा,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब एक्सपेंड करो इधर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सीधा लिख रहा हूं ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको लिखो ऐसे ही, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो इसको भी लिखो ऐसे ही, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस अब बी वेक्टर मल्टीप्लाई होगा एक एक करके इनसे, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको भी ऐसे लिख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लिखा जा सकता है, कॉम्पिटेटिव है। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इसको बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो लिखिए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस आगे चलिए, अब सी वेक्टर सबके साथ डॉट प्रोडक्ट, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको मैं पलट कर ऐसे लिख दूंगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पलट कर लिख देंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो गया, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है बेटा 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये करने से मुझे ना कुछ फायदा नहीं होगा, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि यहां पर इसमें भी ए वेक्टर है और इसमें भी ए वेक्टर है, कॉमन ले लेता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बन जाएगा। ये बताइए समझ गए कि नहीं, कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बी वेक्टर के साथ भी और सी वेक्टर के साथ भी, तो ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर कॉमन ले लिया, यस सर, ठीक है, तो ये दोनों हो गए, पहला हो गया दूसरा हो गया। अब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर लिखिए, और ये लिखने के बाद में फिर आप क्या देखेंगे, अब ये वाला टर्म देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर ले लो कॉमन, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर कॉमन ले लीजिए, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और बेटा ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 ऐसा दे रखा है, तो ये सारे का सारा 0 हो गया। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 क्या हो गया 50। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू रूट 50, और रूट 50 का मतलब क्या हो गया 5 रूट 2, समझ गए? बोलिए, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए जी, अगले में ये बोल रहे हैं कि 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशन, तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 29। एग्जांपल नंबर 29 में कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं देखिएगा। 29 में ये बोल रहे हैं कि 3 वेक्टर्स हैं, उनमें क्या है कि दे सेटिस्फाई द कंडीशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 का वेक्टर। इवैल्यूएट द क्वांटिटी म्यू, म्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कह रहे हैं ये फाइंड आउट करिए इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 सॉरी, अच्छा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, अच्छा सी वेक्टर का क्या दे रखा है बेटा बताना जरा। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? सर 2 दे रखा है। चलिए मेरी बुक में कुछ गलती से कुछ मिसप्रिंट हो रखा है, इसमें 2 थीटा लिखा हुआ है तो 2 है बस, और मैं इसके सॉल्यूशन में देख रहा हूँ थीटा नाम की कोई चीज नहीं है तो गलती से इन्होंने थीटा लिख दिया तो 2 है ये। और मुझे लगता है ये आप कर लेंगे भाई। इसमें देखिएगा यहां पर मैं ये कहूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये जो दे रखा है इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ अगर कर दिया जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का 0 के साथ ही आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा, वो तो 0 ही आएगा ना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बी का इसके साथ करो तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, उसके बाद सी वेक्टर का इसके साथ करिए, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मतलब सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है दोनों एक ही टर्म्स हैं। इधर लिखें ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, ये एक ही टर्म है तो इसको मैंने क्या बोला, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो या सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और इसी तरह से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 तो ये हो गया बेटा 3 का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 तो 4 का स्क्वायर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 तो 2 का स्क्वायर। और इन तीनों टर्म्स में से 2 आ गया कॉमन, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। और ये जो 2 के आगे ब्रैकेट में जो ये पूरी बड़ी टर्म है इसी को इन्होंने म्यू बोला है और ये कह रहे हैं कि आपको म्यू ही कैलकुलेट करना है। देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और ये जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर दिस इज म्यू इज इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, उधर ले जाएंगे माइनस 29 हो जाएगा, 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 29। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 29/2, माइनस 29/2। बताइए क्लियर है, समझ गए? ठीक है, उसके बाद आप ये देखिएगा जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसमें इफ एग्जांपल नंबर 30, इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स i कैप j कैप एंड k कैप
आई कैप, जे कैप और के कैप, जो इन्होंने शुरुआत में ये कहानी समझाई है, उन्होंने कहा अगर आई कैप, जे कैप, के कैप ये एक सिस्टम मान लिया जाए जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम्स का है, ठीक है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम का ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते ही हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो पहली लाइन इन्होंने लिखी है ये कोई बताने की खास जरूरत थी नहीं। उसके बाद वो बोल रहे हैं अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस जे कैप, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k, देन एक्सप्रेस बीटा वेक्टर इन द फॉर्म बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर बीटा 1 जो है वो बीटा 1 जो है वो आपका अल्फा वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, एग्जाम्पल 30 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 30, इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम व्हिच इज, अच्छा ठीक है, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 3i कैप माइनस जे कैप, माइनस जे कैप का मतलब माइनस 1 जे कैप प्लस के वाला कुछ दे नहीं रखा तो 0 के कैप हो गया, ये अल्फा वेक्टर हो गया। और बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 1j कैप, 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 3k कैप। अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर हो गया। अब ये बोलते हैं कि आपको बीटा वेक्टर को बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में लिखना है, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि इन्होंने दो नए वेक्टर्स बता दिए, बीटा वेक्टर को स्प्लिट करना है। जैसे मान लीजिए कि बीटा वेक्टर का हो गया कि कोई नंबर हो गया, मान लीजिए कोई नंबर है, मान लो बीटा वेक्टर कोई नंबर है और नंबर है 7, तो 7 को आपको स्प्लिट करना है। आप 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2, 6 प्लस 1, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन अगर आपको दे रखी है तो आपको उस कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। तो मैं उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता हूँ, जरा देखिएगा कैसे करेंगे। हम ये कहेंगे कि सिंस बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, therefore बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा अल्फा वेक्टर। लैम्बडा क्या है, वेयर लैम्बडा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, लैम्बडा अल्फा वेक्टर। तो ये ऐसा क्यों हमने करा, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल है ना, तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई अल्फा वेक्टर के पैरेलल है, तो कोई एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसके हर टर्म में। मान लीजिए कोई वेक्टर आ जाए मेरे पास 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप, तो इसका मतलब 3 में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया और 1 में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, 0 में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम ये कह देते हैं कि अगर कोई नया वेक्टर है तो उसमें आप पुराने वाले वेक्टर में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, वो उस नए पैरेलल वेक्टर के बराबर हो जाता है। समझ गए मेरी बात, बताइए। यस सर। ठीक है, ये कंडीशन होती है जब भी कोई दो वेक्टर आपको पैरेलल दे रखे होते हैं तब। तो बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर हो गया। ऑल्सो बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। जो बीटा 2 वेक्टर है वो अल्फा वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या होगा, इट इंप्लाइज दैट बीटा 2 वेक्टर
डॉट अल्फा वेक्टर, जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिएगा ये करने के बाद में फिर मैं ये कहूंगा कि नाउ we have to write beta vector as beta vector is equal to beta 1 vector plus beta 2 vector। बीटा वेक्टर को ही तो स्प्लिट करना है, तो यहां से कोई एक वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। मैं फाइंड आउट करूंगा बीटा 2 वेक्टर, जानबूझकर बताता हूं क्यों। बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। अब ये करने से क्या होगा सर? हाँ जी बोलिए। ये बीटा 2 वेक्टर क्या है? बताता हूं। ये ना बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर, ये ना दो अलग अलग वेक्टर्स हैं। आपको क्या करना है, आपको बीटा वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर्स में स्प्लिट करना है, कुछ इस तरह से कि मतलब जैसे स्प्लिट कर रहे हैं ना किसी एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर्स में, तो उसका मतलब क्या है कि बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर, ये दो नए वेक्टर्स आपको पता लगाने हैं। इन दो नए वेक्टर्स का जो एडिशन है वो बीटा वेक्टर के बराबर आना चाहिए। अब कंडीशन दे रखी है, इन्होंने बोला बीटा 1 वेक्टर किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, उन्होंने बोला बीटा 1 वेक्टर अल्फा वेक्टर के पैरेलल है, तो बीटा 1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा अल्फा वेक्टर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसी तरीके से बीटा 2 की उन्होंने कंडीशन दी कि बीटा 2 एक नया वेक्टर है, वो परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के, तो मुझे पता नहीं कि बीटा 2 भी क्या है, पर एक कंडीशन पता है कि बीटा 2 वेक्टर का अल्फा वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। समझ गए? यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं। देखिएगा, हम ये कहेंगे कि बीटा 2 वेक्टर निकाल लो सबसे पहले यहां से। तो बीटा 2 वेक्टर कैसे निकलेगा, बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो बीटा वेक्टर है ये मुझे पता है, तो लिखो 2i + 1j - 3k, 2i + 1j - 3k, ये हो गया हमारा बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। तो बीटा 1 वेक्टर भी मैं जानता हूं क्या है, लैम्बडा अल्फा वेक्टर, तो लैम्बडा इंटू 3i - 1j + 0k, 3i - 1j + 0k। तो बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब i वाले टर्म्स सारे एक साथ रखो, तो i वाले टर्म्स क्या है, इधर तो 2 है और इधर क्या है, जब इनको ऐड करेंगे एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3 लैम्बडा, तो 2 - 3 लैम्बडा इंटू i कैप। भाई मैंने क्या करा, मैंने एक्सपैंड कर दिया, तो एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 लैम्बडा i कैप, ठीक है, और यहाँ क्या है 2i कैप, तो 2i कैप और -3 लैम्बडा i कैप में i कैप कॉमन लेकर बाद में लिख दिया, तो क्या बचा 2 - 3 लैम्बडा इंटू i कैप, ठीक है। ऐसे ही j वाला देखो, तो j वाले में इधर तो 1j कैप है और इधर क्या बनेगा, माइनस लैम्बडा इंटू -1 यानी कि प्लस का लैम्बडा, तो प्लस का 1 प्लस लैम्बडा इंटू j कैप, ये हो गया। इसी तरीके से k कैप वाला, तो लैम्बडा इंटू k कैप वाला कोई टर्म नहीं होगा, तो सीधा सीधा आप क्या लिखें, माइनस का 3k कैप, क्योंकि लैम्बडा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये बचा माइनस का 3k कैप। ये मेरे पास बीटा 2 वेक्टर आ गया। अब बीटा 2 वेक्टर जैसे ही आया तो मैं जानता हूं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो बीटा 2 वेक्टर का अल्फा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये जो आया है ना इसको क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा 2 वेक्टर और अल्फा वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। बीटा 2 मैंने निकाल लिया यहाँ से, तो लिखो बीटा 2 को एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ बड़ा,
उसमें लिखे 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट। फिर अल्फा वेक्टर क्या है 3i माइनस 1j प्लस 0 के 3i माइनस 1j प्लस 0 के, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, इक्वल टू 0, ठीक। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले में आई वाला टर्म मल्टीप्लाई होता है, तो 2 माइनस 3 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा। जे वाला जे वाले में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा, और के वाला के वाले में मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। एक्सपांड करिए 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस 9 लैम्डा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस 10 लैम्डा। 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 5 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। लैम्डा की वैल्यू 1/2 आते ही मेरी सारी समस्या जो है वो खत्म हो गई। कैसे, बीटा 1 वेक्टर पता चल जाएगा। आप ये कहिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा वेक्टर। लैम्डा क्या है अभी कैलकुलेट कर लिया 1/2 और अल्फा वेक्टर 3i माइनस 1j प्लस 0 के 3i माइनस 1j प्लस 0 के मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा बेटा 3/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप, और 0 वाला छोड़ो लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 3 बीटा 2 वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन 3 से आई ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखिएगा बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू लैम्बडा कितना है 1/2 आई कैप प्लस 1 प्लस 1/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। तो बीटा वेक्टर को दो बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर में कैसे लिखा जा सकता है, देयरफॉर बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 वेक्टर क्या हो गया 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, दिस इज योर बीटा वेक्टर, प्लस बीटा 2 वेक्टर। बीटा 2 वेक्टर क्या है 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अपनी तसल्ली के लिए करके देख लो कि कहीं हमने गलत तो नहीं करा। तो देखो इधर 3/2 आई कैप है, इधर 1/2 आई कैप, तो 3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 4/2, 4/2 का मतलब 2 आई कैप। तो पहला टर्म क्या है 2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 3/2 जे कैप, माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया प्लस का 2, 2/2 जे कैप मतलब 1 जे कैप, 1 जे कैप, और इधर सिर्फ माइनस 3 के कैप है। तो ये हमारा बीटा वेक्टर दो पार्ट्स में हमने स्प्लिट करके बीटा 1 प्लस बीटा 2 के फॉर्म में हमने लिख दिया। बताइए जी समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। इसके अलावा आप इसके जो और क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर 12 तक एक दो बच्चों ने ट्राई करे हैं तो आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करिए, और कल जो है कल आपके रेगुलर क्लास में मैं 3D ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके, ओके जी, ओके।